दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर्स की इस क्लास में बिहार सहित देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच हाजिर हूं। तो पूरे क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा। निश्चित तौर पर यहां से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं, आप इसे जरूर फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर तैयारी बेहतर होगी। आज के क्लास में 26 से 27 अप्रैल 2026 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले पिछले क्लास में एक सवाल जो हमने आपसे पूछा था, यह सवाल था अरुंधति रॉय को वर्ष 2026 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार किस कृति के लिए, यानी कि उनकी किस रचना के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। वास्तव में बुक का नाम पूछा गया है। तो विकल्प नंबर बी, मदर मैरी कम्स टू मी। मैरी रॉय उनकी माता का नाम है, मतलब इन्हीं पर आधारित ये पुस्तक थी। विषय वस्तु आप यहाँ पर जो है वो आपको हमने बतलाया, आप जान भी रहे हैं। बेसिकली उनकी माँ पर यह आधारित पुस्तक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर इनसे जुड़ी हुई वो तमाम चीजें यहाँ आपके बीच हमने रखा है, ताकि एक बार पुनः से देख लीजिए, थोड़ा चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अरुंधति रॉय को यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं, अभी पुरस्कार मिला है और यह सम्मान उन्हें सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा कैटेगरी में मिला है। अच्छा, इनसे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी इनसे संबंधित ये आपको देखने को मिलेगा कि वर्ष 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उनकी एक रचना, एक उपन्यास थी, जिसके लिए बुकर प्राइज उन्हें मिला था। दोस्तों, बुकर प्राइज और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या फिर प्राइज दोनों थोड़ा सा अलग है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। वो चीजें हमने कई बार आपको बोला भी है। फिलहाल अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेविड सजेले की रचना, मतलब यहां पर है फ्लैश। इनकी रचना फ्लैश के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये जानकारी यहां पर आपके बीच रखा गया है। ये रही बात बुकर प्राइज को लेकर, लेकिन वही अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बुकर पुरस्कार अंग्रेजी की मूल रचना को मिलता है, मतलब बेसिकली वो अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखित पुस्तक को मिल सकता है, बशर्ते कि उसका अंग्रेजी में अनुवाद हो और उसी अनुवादित रचना को मिलता है। और वो चीजों को लेकर कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया है यहां 2022 से लेकर 25 तक। 2022 वाला हिंदी की रचना रेत की समाधि गीतांजलि श्री जो उत्तर प्रदेश की है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद टॉम ऑफ सेंड के रूप में डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। वो चीज यहां पर देखिए हमने लिखा भी है। और फिर 2023 वाला एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर 24 और 25 वाला देखेंगे, कर्नाटक की जो लेखिका है बानू मुश्ताक, कन्नड़ भाषा में ये लघु कहानियों का संग्रह हार्ट लैंप, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भट्टी द्वारा किया गया। और यहां वो तमाम चीजें आपके बीच हमने रखा है ना। इतनी सारी जानकारी जब इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, वास्तव में काफी हेल्प आपको होगी, क्योंकि सवाल यहीं से एग्जाम में बनते हैं, है ना। तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको कहां मिलेंगे? तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर अभी 72वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर कोर्स भी लॉन्च हो चुकी है। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसमें तमाम मटेरियल मिलेंगे, प्रीलिम्स को लेकर करंट अफेयर्स का पैकेज भी इंक्लूडेड है, प्लस टेस्ट सीरीज जो अभी लॉन्च हुई है, ये सभी चीजें एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा, 15% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। अब सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, 22 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बैठक हुई है, यहां जो चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुझे नजर आया है, वो चीजें आपके बीच हमने प्रश्न के माध्यम से रखा है। हमें यहां निर्धारित करना कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इस बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। देखिए, यहां ध्यान आपको रखना है कि 22 अप्रैल को बैठक हुई और 22 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अच्छा, सम्राट चौधरी अभी हाल ही में, अगर हम मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से बिहार को लेकर देखेंगे, तो अभी हाल ही में 24वें मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा कथन, ये वाले कथन तो सही है। दूसरा कथन है कि राज्य में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का इसमें निर्णय लिया गया। ये बिल्कुल सत्य है, बहुत ज्यादा इस समय सुर्खियों में है। अगला है कि सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये तीनों के तीनों कथन जो है यहाँ बिल्कुल सत्य है और हमें सही
कथन की ही पहचान करना था। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इनसे जुड़े हुए तथ्यों को आपके बीच हमने रखा है। जो 11 जो शहर है ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वो शहर है जिसका वर्णन, जिसका नाम एक्चुअली में आपके बीच हमने रखा है। इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में सवाल बन सकते हैं कि कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है। तो ये मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो शहरी विकास को लेकर जो ये 12 नहीं बल्कि जो 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में मंजूरी दी गई है उसमें एक ये भी आपको दिखेगा। वहीं पुलिस बल और इसके आधुनिकीकरण की अगर हम बात करें तो महिला पुलिस कर्मियों, विशेष रूप से पुलिस दीदी के लिए 1500 स्कूटी खरीद, और वहीं पर पुरुष वर्ग में पुलिस कर्मियों के लिए 3200 बाइक खरीद को लेकर अभी हाल ही में मतलब ये मंजूरी दिया गया। अब धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि सोनपुर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, है ना। ये चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ कथन नंबर 3 में वही सारी चीजें थी। अब उसके बाद प्रशासनिक सुधार जो कैटेगरी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जमीन की रजिस्ट्री अब जो है वो पेपरलेस हो जाएगी, डिजिटल माध्यम में होंगी। मतलब ये घोषणा भी किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये घोषणा किसने किया है? तो बिहार सरकार ने। अच्छा, सीमा सुरक्षा, सीमा पर सक्रिय तस्कर यानी कि जो एक्टिव तस्कर हैं मतलब उनके खिलाफ अब स्पीडी ट्रायल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो 22 अप्रैल 2026 को ये सारी जो बैठक हुई है, जो इंपॉर्टेंट फिलहाल हमें लगे हैं वो आपके बीच हमने रख दिया है। लेकिन दोस्तों, इन सभी में से 2 विशेष रूप से आप याद रखिएगा। ये शहरी विकास वाला, इसमें कौन कौन से शहर शामिल है, दूसरा धार्मिक पर्यटन वाला, कहां पर यह निर्माण होगा। ये 2 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी में से। चलिए, अब यहां पर हम चलेंगे अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले जरा गौर कीजिए कि सैटेलाइट टाउनशिप जो है वो होता क्या है। दोस्तों, आसान शब्दों में अगर हम इसे समझें तो ये वैसा क्षेत्र होता है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होता है, मुख्य शहर से दूर बसाया जाता है, मतलब ज्यादा भी दूर नहीं लेकिन मुख्य शहर से ये अलग होता है। इसके पीछे एक रीजन यह भी होता है कि मुख्य शहर पर जो जनसंख्या घनत्व का लोड है वो भी कम हो सके, और साथ साथ ये जो मतलब इस प्रकार के जो खास करके टाउनशिप होते हैं, ये तमाम सुविधाएं यहाँ पर खास करके लोगों को मिलती है। तमाम सुविधाएं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ना, वो बेहतर होती है ना। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। आईपीएल 2026 के संदर्भ में बेसिकली यहाँ एक जानकारी हमें ये देखने को मिलता है कि शतक जो है वो फास्टेस्ट शतक अभी हाल ही में एक देखने को मिला है। तो इसी लिहाज से ये प्रश्न आपके बीच हमने रखा है। तो देखिए, आईपीएल के सबसे तेज शतक लगाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने आपको कई बार बोला है कि कथन वाले जो सवाल हैं वो आपको सोचने पर मजबूर करता है, और एक एक जो कथन होते हैं अपने आप में एक प्रश्न होते हैं। हमें यह निर्धारित करना है कि कौन सा सही है। सबसे पहला कथन है कि वैभव सूर्यवंशी 2026 में, जो कि आईपीएल का 19वां संस्करण है, आईपीएल की ही हम बात कर रहे हैं तो उसी के अनुसार यहां लिखा गया है। तो इसमें सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध 36 गेंदों में आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक लगाया है। यह कथन वैभव सूर्यवंशी को लेकर यहां बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि दूसरा सबसे तेज शतक भी वैभव सूर्यवंशी के ही नाम है, जो पिछले साल 2025 में गुजरात टाइटंस के विरुद्ध महज 35 गेंदों में उन्होंने लगाया था। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल टीम से खेलते हैं। तो ये जो मैच था आरआर वर्सेस जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस, 2025 में ये 35 गेंद में दूसरा फास्टेस्ट शतक आया था आईपीएल के इतिहास का। अगला तीसरा कथन है कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक का जो रिकॉर्ड है वो क्रिस गेल के नाम है। क्रिस गेल जो है वेस्ट इंडियन खिलाड़ी हैं। 2013 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए क्रिस गेल ने, आप यहां ध्यान रखें, पुणे वॉरियर्स के खिलाफ महज 30 गेंदों में शतक लगाया था। PWI का अर्थ हुआ पुणे वॉरियर्स, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये भी कथन यहां पर सत्य है। अगला चौथा कथन को देखिएगा। वैभव सूर्यवंशी का जो संबंध है बिहार के मुंगेर जिले से है। अब यहां बिहार देख के इसको सही मत कर दीजिएगा, क्योंकि मुंगेर जिले से उनका संबंध नहीं है, बिहार के समस्तीपुर से उनका संबंध है। मतलब जिला अगर देखेंगे तो समस्तीपुर। कथन 1, 2 और 3 सही है। विकल्प नंबर बी में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी वो नाम है जो कम दिनों में काफी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा है। बिहार को इन्होंने गौरवान्वित होने का कई अवसर दिया है ना। और बिहार में अभी आपको ये देखने को मिलता है, सॉरी बिहार में नहीं बल्कि बिहार सरकार ने अभी हाल ही में 50 लाख की प्रोत्साहन राशि से भी उन्हें सम्मानित किया था।
नीतीश कुमार द्वारा किया गया था, वो चीज़ें आपको हम कई बार बतला चुके हैं। देखिए आईपीएल 2026 जो 19वां संस्करण है, उसको लेकर तमाम जानकारी हमने आपके बीच रखा है। दोस्तों आईपीएल की बात तो यहाँ पर हम कर ही रहे हैं, ये पिछले साल का भी आप देख रहे हैं। लेकिन ज़रा ये ध्यान रखने का प्रयास कीजिए कि अभी हम वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड आपको जो विजय हज़ारे ट्रॉफी का 24वां संस्करण अभी खेला गया, वहाँ पर भी देखने को मिलता है। 84 गेंद में 190 रन इन्होंने ठोक दिया और इसमें मतलब कि विजय हजारे ट्रॉफी का 550 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन गई बिहार। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ये रिकॉर्ड आया था। अब विजय हजारे ट्रॉफी का जो खिताब है, पहली बार विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर अपने नाम किया। विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता, किसे हराकर? तो सौराष्ट्र को हराकर। ये चीजें ध्यान यहाँ पर आप लोग रखेंगे। तो विजेता है विदर्भ। यहाँ पर एक नजर और भी हम देखने का प्रयास करेंगे। जो वैभव सूर्यवंशी की बात हो रही है ना, तो 2025 में 26 दिसंबर को 2 पुरस्कार मिला है बिहार को। कौन से पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब यहां देखने का प्रयास कीजिएगा कि एक नाम तो वैभव सूर्यवंशी का है, दूसरा कमलेश कुमार का, मतलब यहां पर कमलेश कुमार का नाम है। अब दोनों को किस कैटेगरी में पुरस्कार मिला है, वो चीजें भी हमने अच्छे से लिख दिया है कि वैभव सूर्यवंशी को खेल श्रेणी में, जबकि कमलेश कुमार को वीरता श्रेणी में पुरस्कार मिला है। महज 11 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में एक बच्चे को बचाने के क्रम में इनका निधन हो गया है ना। अच्छा, यहां पर हमने लिखा भी है, तो इसलिए पुरस्कार मिला। अब आपको हम ये बतला दें कि बीपीएससी एग्जाम में सवाल पूछा गया है ये वाले से, 2022 वाले से। आई थिंक ये बीपीएससी कौन से वाले में पूछा गया था, शायद 69वीं या 70वीं में पूछा गया था। मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं कि कौन सा, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है। धीरज नारायण और पल साक्षी। अब धीरज नारायण को इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने अपने भाई को मगरमच्छ से बचाया था। पल साक्षी ने कोरोना काल में अपनी जो भी जमा पूंजी थी, मतलब एक महज 10 साल की बच्ची है, एक होता है ना गुल्लक बैंक, मतलब एक जो सिक्का डालते हैं ना, तो उसमें 10,000 रुपये का जो उन्होंने एक प्रकार से जमा किया था, जमा पूंजी जो था, वो उन्होंने पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया था। इस वजह से सम्मानित किया गया। 2023 में किसी को भी नहीं मिला था, ये वाले से पूछा गया सवाल। 2024 में कला कैटेगरी में मोहम्मद हुसैन को, फिर 2025 में वैभव सूर्यवंशी और कमलेश कुमार को। क्लियर है? इतनी जानकारी ध्यान रखिएगा, सवाल पुनः से यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। अब आइए अगले सवाल पर। हाल ही में आयोजित फेमिना मिस वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता जीतने वाली गोवा की पहली महिला बनने का जो गौरव है, ये किसे प्राप्त हुआ है, जो आगे आने वाले दिनों में मिस वर्ल्ड 2027 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? यहां इस प्रश्न का राइट जो आंसर है गोवा की। अच्छा एक सेकेंड, यहां पे एक गलती हुई है प्रश्न में। गलती इसलिए हुई है, अभी देखिए मेरा नजर इस पर गया है। जैसे गोवा की बात हो रही है कि गोवा की पहली महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। अब विकल्प में देखिएगा गोवा सिर्फ इसी में है, बाकी केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। तो इस चीज को सुधार करने की जरूरत है, सारे विकल्प में गोवा होना चाहिए। ये मिस टाइपिंग है, ये ध्यान से मेरा उतर गया। फिलहाल यहाँ भी ये ध्यान रखिए, राइट आंसर तो यही होगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। 7वीं सती से सेल इस प्रश्न का राइट आंसर, जिन्हें आप यहाँ पर बीच में जो है तस्वीर में देख रहे हैं। फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया की ये भी हाल ही में विजेता चुनी गई है 61वें संस्करण में। तो अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि गोवा की पहली महिला बनी है इस पुरस्कार को अपने नाम करने वाले। अब यहां आप देखेंगे कि 75वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2027 में भारत का ये प्रतिनिधित्व करेगी, यानी कि भारत को रिप्रेजेंट करेगी 75वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें प्रथम रनर अप कौन रही, यानी कि उप विजेता कौन रही, और तीसरे स्थान पर कौन रही, वो चीज यहां पे देख लीजिए। महाराष्ट्र की राजनंदनी पवार फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की प्रथम उप विजेता रही, जबकि जम्मू कश्मीर की अद्वैता जी तीसरे स्थान पर रही। क्रमशः पहले, द्वितीय और तीसरे स्थान की बात हो रही है। अब दोस्तों फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2024 में पिछली बार ये खिताब निकिता पोरवाल ने, और उससे पहले 2023 में नंदनी गुप्ता, मतलब इसे अपने नाम की थी या फिर विजेता रही थे। एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत मिस वर्ल्ड का खिताब सबसे अधिक बार अपने नाम किया है। इसमें भारत और वेनेजुएला का नाम आपको दिखेगा, जरा यहां देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। यहां देखिए हमने लिखा भी है, भारत और वेनेजुएला ने सबसे अधिक 6 बार इस खिताब को, यानी कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो खिताब है वो अपने नाम किया है ना। इस चीज को ध्यान रखिए, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अब यहां कौन, तो नाम याद आपको रखना है, साध्वी सतीश सेल,
है ना, भारत से चुनाव हो चुका है, अब यहाँ इस प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेगी। एक चीज और यहाँ ध्यान आपको रखना है, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। अभी हाल ही में हमें एक इंपॉर्टेंट ये न्यूज देखने को मिलता है कि मिस इंडिया मेहर कैस्टलिनो, जिन्हें आप तस्वीर में यहाँ पर देख रहे हैं, इनका निधन हुआ है। 81 साल की थी, मुंबई में जन्मी थी, साल 1964 में फेमिना मिस इंडिया बनी थी। तो इस तरह से आप देखेंगे ये फेमिना मिस इंडिया की पहली विजेता थे। ये चीजों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और, अच्छा ये सारी जानकारी आप लोग देख लीजिएगा, फिलहाल उसी मतलब ब्यूटी खास करके सौंदर्य प्रतियोगिता में ही ये संबंधित चीजें हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मिस वर्ल्ड सबसे पहली बार 1966 में रीता फारिया ने अपने नाम किया था। मिस वर्ल्ड की बात हो ही रही है तो मिसेज यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में आप देखेंगे कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की सैरी सिंह ने इसे अपने नाम किया और पहली भारतीय बनने का खिताब अपने नाम किया। मिस यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स में फर्क यह है, आप लोग जानते हैं कि जो मिसेज यूनिवर्स है वो विवाहित महिलाओं की प्रतियोगिता है, मिस यूनिवर्स अविवाहित महिलाओं की प्रतियोगिता, ये चीजें ध्यान रखिए। वहीं दूसरी ओर अगर मिस यूनिवर्स की बात करें, अभी तो मिसेज यूनिवर्स आपने देखा, लेकिन मिस यूनिवर्स की बात करें तो भारत ने इस खिताब को 3 बार अपने नाम किया है। सबसे नवीनतम बार हरनाज संधू ने, यहां देख लीजिए पिछली बार 2021 में हरनाज संधू ने अपने नाम किया, उससे पहले लारा दत्ता ने वर्ष 2000 में। सबसे पहला नाम आपको इसमें दिखेगा वर्ष 1994 में पहली बार सुष्मिता सेन ने इसे अपने नाम किया था। सुष्मिता सेन को आप लोग जानते हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री। अब मिस यूनिवर्स 2023, 24, 25 को लेकर यह जानकारी है। देखिए 2025 में फातिमा बॉस फर्नांडिस जो मैक्सिको की है, ये मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम की। सौंदर्य प्रतियोगिता में इतनी तमाम जानकारी आपको ध्यान रखना है। और वहीं दूसरी ओर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जो भी हाल ही में जो जानकारी अभी आपको दिया हमने कि रिप्रेजेंट कौन करेगी, तो गोवा की साध्वी सतीश सैल, ये रही बात मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड की। एक्चुअली में ये मिस वर्ल्ड अविवाहित महिलाओं का होता है। वहीं दूसरी ओर मिसेज वर्ल्ड की बात करें तो ये ध्यान रखिए 2 बार जीता है सरगम कौशल और अदिति गोवित्रीकर ने, है ना, ये चीजें हमने पढ़ाया है। तो सौंदर्य प्रतियोगिता में इतनी जानकारी सफिशिएंट है, पूरी कंप्लीट हमने दे दिया है ना, ये चीज ध्यान रखिए। दोस्तों अगले प्रश्न पे जाने से पहले एप्लीकेशन को अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो ये बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप का लोगो है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ये वाली कोर्स है, तमाम बेनिफिट आप ले सकते हैं, कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा, जो भी मटेरियल आपके छूटे हुए हैं सभी आपको मिल जाएंगे। रिसेंटली ये वाला जो 15 महीने का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स लॉन्च हुआ है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं लेना है। चलिए सवाल कंटिन्यू करते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यानी कि रेलोस को लागू किया है? रेलोस क्या है, इन दिनों खबरों में जो है इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो रेलोस लागू किया है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों का उपयोग कर रसद सहायता यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मतलब कर सकेंगे। ये समझौता, ये एग्रीमेंट हुआ है रेलोस, जो इसे कहा गया है, नाम दिया गया है रेलोस, और इसका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां राइट आंसर है विकल्प नंबर इसका सी यानी कि रसिया के साथ। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो जानकारी यहां पर आपके बीच हमने रखा है कि दोनों देशों की सेनाएं मतलब एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों आदि का इस्तेमाल करेगा। इसका उपयोग ईंधन भरने, मरम्मत, सतत सहायता यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कर सकेंगी, जिससे संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत कार्यों में सुविधा मिलेगी। मतलब ये म्यूचुअल बेनिफिट है एक तरह से, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर समझिएगा, इस समझौते से भारत को व्लादिवोस्तोक जैसे रशिया के महत्वपूर्ण नौसैनिक और हवाई अड्डों पर रणनीतिक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे आर्कटिक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीति और मजबूत होगी। दोस्तों इस समय आर्कटिक जो एक रणनीतिक केंद्र बना हुआ है, आर्कटिक क्षेत्र, मिशन आर्कटिक सेंट्री, मिशन आर्कटिक एंडोरेंस, जो इन दिनों हमने बीपीएससी मेंस वाले करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, ये क्या है, ये चीजों को लेकर इन दिनों ये क्यों मतलब ये खास करके रणनीतिक केंद्र बना हुआ है, वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो ऐसे में भारत की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन चीजों को ध्यान आपको रखना है। जब नॉलेज आपके पास समग्र होंगी तो चीजों का आप और भी बेहतर लिख पाएंगे, ये चीज ध्यान आप रखेंगे। दोस्तों ये समझौता हालांकि फरवरी 2025 में ही हुआ था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अब अप्रैल 2026 से ये पूर्ण रूप से म्यूचुअल बेनिफिट के दृष्टिकोण से ये जो रेलोस है ये लागू हो चुका है। रेलोस का अर्थ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। अगले सवाल पर आइएगा, पृथ्वी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सभी आप लोग जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1970 में। ये कथन बिल्कुल सत्य है। वर्ष 2026 में पृथ्वी दिवस की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, मतलब ये निर्धारित की गई है। बिल्कुल ये यहाँ भी सत्य है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य केवल वन संरक्षण को बढ़ावा देना है, नहीं। तो ये कथन जो है यहाँ पर असत्य है। तो दो कथन, कथन 1 और 2 सही है। कौन से विकल्प में? तो विकल्प नंबर ए में, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इसमें 2026 का थीम हमें क्या देखने को मिलता है। मतलब आवर पावर आवर प्लेनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये 2026 का निर्धारित थीम है। दोस्तों पृथ्वी की बात हो रही है, अभी हाल ही में एक डेटा सामने आया है नासा की तरफ से, है ना। पूरी दुनिया का एक इमेज जारी किया गया है। रात की रोशनी का एक नया ग्लोबल मैप है। इस मैप को जरा देखने का प्रयास कीजिए। ऐसे यहाँ पर हमने चीजों को आपको बतला दिया है कि मतलब इसी करंट अफेयर्स वाले क्लास में डेली जो मतलब ये तस्वीर ली जाती है अंतरिक्ष से, पिछले 9 सालों का ये डेटा है। इस आधार पर इसमें विश्लेषण करता है ये कि यहाँ जब आप मैप को देखेंगे तो ये पूरे मैप में जो वर्ल्ड मैप की स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो एरिया है बिहार और यूपी वाला, ये आपको ज्यादा ब्राइट, ज्यादा सुनहरा दिख रहा है। ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो विकास की गति है पिछले 10 वर्षों में वो तेजी पकड़ी है। इस चीज को ध्यान रखिए, इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हमें देखने को मिलता है। अगले सवाल पर आइएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि इसे शॉर्ट में WWF भी कहा जाता है। तो नेशनल अवार्ड यानी कि WWF नेशनल अवार्ड 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहाँ सही है। अब देखिएगा, पहला कथन है कि केरल के मालाबार बॉटनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज के शोधकर्ता एन अलीम यूसुफ को WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। अब यहां ध्यान रखना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से जो पुरस्कार दिया जाता है, इस पुरस्कार से अभी हाल ही में मतलब किनको सम्मानित किया गया, तो एन अलीम यूसुफ को, जो बेसिकली यहाँ पर केरल में मतलब इस संस्था में कार्यरत है शोधकर्ता के रूप में। तो ये कथन जो है बेसिकली सत्य है यहाँ पर। दूसरा कथन है कि उन्हें यह पुरस्कार नियोफाइट आईडी नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मोबाइल एप्लीकेशन के मतलब विकसित करने को लेकर ये उन्हें दिया गया है। तो बिल्कुल ये कथन भी यहाँ पर सत्य है। यह आक्रामक पौधे की प्रजातियों, कथन 3 में ये कहा गया है, यह आक्रामक पौधे की प्रजातियों की पहचान करने के लिए विकसित किया गया है। ऐसे तो ये कथन सत्य है तीनों के तीनों। अब आक्रामक पौधे होते क्या है, ये चीजें भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तीनों कथन फिलहाल सही है। राइट आंसर हमारा होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि तीनों कथन यहां पर सही है। दोस्तों इससे संबंधित जो पॉइंट है, जैसे कि एन अलीम यूसुफ को आप यहां पर देख सकते हैं, अभी हाल ही में इन्हें पुरस्कार मिला है, और पुरस्कार क्यों मिला है वो यहां पर हमने मेंशन कर दिया है। जो केरल में लगभग 100 आक्रामक पौधे की प्रजातियों की पहचान और मैपिंग करने में ये AI आधारित मोबाइल ऐप जो है वो सक्षम है। अब यहां समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, यहां एक शब्द हमने प्रयोग किया है आक्रामक पौधे। यहां आक्रामक पौधे के बारे में हमने चर्चा किया, वे पौधे जो किसी क्षेत्र के मूल या फिर स्थानीय एक प्रकार से प्रजाति नहीं है, लेकिन वो यहां पर पनपते हैं और तेजी से फैलते हैं और स्थानीय पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखिए। कई बार आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसे पौधे अचानक से किसी क्षेत्र में तेजी से उगने लगते हैं और वहां के जो स्थान यानी कि मूल पौधे हैं, जो प्रजाति है, उसे वो एक प्रकार से विनाश के कगार पर पहुंचा देते हैं। तो ये एक प्रकार से जंगली पौधे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन उसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि वो मूल प्रजाति वहां की नहीं होती, दूसरे जगह की होती है। आई होप कि ये चीजें अब यहां पर समझ चुके हैं, है ना। चलिए अगले सवाल पर आइए। अब यहां पर हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में भारत की पहली खुले तौर पर क्वेर राज्यसभा सांसद कौन बनी है, जिन्होंने अप्रैल 2026 में शपथ लिया है। अब ये जो शब्द है क्वेर, ये पहली बार में भी आप सुने होंगे। अभी ये ध्यान रखिए, इसको लेकर चर्चा ऐसे हम करेंगे, पहले भी एक बार हम कर चुके हैं, लेकिन बहुत पहले मैंने किया था। अभी फिलहाल राइट जो आंसर है यह है पश्चिम बंगाल की मेनका गुरुस्वामी, ये पहली खुले तौर पर क्वेर सांसद बनी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। अभी राज्यसभा सांसद की जो हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी शपथ लिए हैं। फिलहाल वो प्रश्न नहीं है, बल्कि यहाँ मेनका गुरुस्वामी की हम बात कर रहे हैं। इन्हें तस्वीर में आप देख रहे हैं। अब ये भारत की पहली खुले तौर पर क्वेर राज्यसभा सांसद बनी है। खुले तौर पर क्वेर का अर्थ है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से स्वयं को
LGBTQ प्लस समुदाय से संबंधित होने की पहचान देता है। मतलब यहाँ पर LGBTQ का अर्थ आपके बीच हमने रखा है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर। बेसिकली ये किसी एक में, जैसे कि एक प्रकार से एग्जांपल लीजिए, सपोज किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि वो ट्रांसजेंडर है ना? तो एक प्रकार से उन पर एक छाप है कि वो ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन ऐसे में वो किसी भी एक पर आधारित नहीं है, मतलब ये समुदाय से जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन उन पर ये एक प्रकार से आप थोप नहीं सकते हैं। तो मतलब खुले तौर पर वो सब में है एक तरह से देखा जाए तो। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। और ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि AITC द्वारा पश्चिम बंगाल से राजभवन में भेजा गया है। मतलब इस राजनीतिक दल से संबंधित है और वे पेशे से एक वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं। और मुख्य रूप से इनके बारे में ये वाले पॉइंट ध्यान रखना कि 2018 में धारा 370 को हटाने और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेनका गुरुस्वामी, जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी यहाँ इंपॉर्टेंट है और जो क्यूयर को लेकर मैंने आपको बतलाया वो भी आई होप आप यहाँ पर समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये हाल ही में भारतीय हथकरघा को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र भारत की बुनाई दुनिया के लिए नामक विशेष पहल किस मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है? इसका जो मतलब कि राइट आंसर वो है वस्त्र मंत्रालय यानी कि कपड़ा मंत्रालय। अब यहाँ पर आपको याद रखने की जो जरूरत है, ये बढ़ावा देने के लिए जो विशेष पहल शुरू किया गया है, ये विश्व मंत्र भारत की बुनाई दुनिया के लिए, ये मतलब एक प्रकार से अभी हाल ही में शुरू हुआ है भारतीय हथकरघा उद्योग को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के लिए। इस प्रश्न में इतनी जानकारी है। अगले सवाल पर आइए। वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान किए गए 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से वर्ष 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? अभी ये पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। विकल्प नंबर यहां पर हो जाएगा बी, डॉक्टर CH श्रीनिवास रॉय, है ना? अच्छा, ये देखिए विकल्प नंबर सी में MS स्वामीनाथन ही लिखा गया है ना, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि पुरस्कार उन्हीं के नाम पर, तो उन्हीं को कैसे मिलेगा। फिलहाल विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इनसे संबंधित पहले तो ये जान लीजिए, यहाँ इन्हें आप देख रहे हैं, ये सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब यहाँ एक चीज है कि सम्मान किनके द्वारा, तो मतलब कि पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा 18 अप्रैल को सम्मानित किया गया। और क्यों सम्मानित किया गया है? जलवायु अनुकूल खेती यानी कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये सम्मान उन्हें मिला हैदराबाद में। अब दोस्तों MS स्वामीनाथन की बात हो रही है, तो 1925 में ये इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। MS स्वामीनाथन से जुड़े हुए कई सारे सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। कई बार ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। अब MS स्वामीनाथन को लेकर एक चीज हमने ये भी आपको पढ़ाया है कि रिसेंटली जो 3 महान हस्ती को, 3 नहीं बल्कि 5 महान हस्ती को जो भारत रत्न मिला, इनमें एक तो बिहार से कर्पूरी ठाकुर का भी नाम था। इसमें पहले तो कर्पूरी ठाकुर को लेकर ही घोषणा हुई थी भारत रत्न की, है ना? मतलब अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें, फिर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, फिर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, और फिर आपको एक देखने को मिलता है यहाँ पर नाम MS स्वामीनाथन का। PV नरसिम्हा राव के बाद MS स्वामीनाथन, और ये सबसे अंतिम नाम की घोषणा हुई 53वां भारत रत्न। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी तक 53 महान हस्ती को भारत रत्न दिया जा चुका है, और भारत रत्न किसी एक वर्ष में 3 ही महान हस्ती को दिया जा सकता है। अब फिलहाल यहाँ देख रहे हैं 5 नाम जो पिछली बार घोषणा हुआ, तो पिछले कुछ वर्षों में इसकी घोषणा नहीं हुई है। अभी रिसेंटली 1-2 वर्षों में पुनः से ये घोषणा नहीं आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। 2025 में भी नहीं हुआ, 26 में भी नहीं हुआ है, ये 2024 में हुआ था। तो पीछे के वर्षों को कवर किया गया था, है ना? जैसे कि 25-26 में नहीं हुई है, मे बी 27 में आपको कुछ ज्यादा नाम आपको देखने को मिले, मे बी, है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा शुरू की गई वाटर फॉरवर्ड पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है। अब जो विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, इसमें राइट आंसर है जो वाटर फॉरवर्ड पहल विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है। वर्ष 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों के लिए सुरक्षित जल पहुंच में सुधार करना मुख्य रूप से ये इसका लक्ष्य है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसकी शुरुआत हुई है, ये ध्यान आप रखेंगे। अगला प्रश्न है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में शुरू किया गया चिंता आंदोलन किस राज्य के छतरपुर और पन्ना जिले में आदिवासी महिलाओं द्वारा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा विकल्प नंबर ए,
मध्य प्रदेश। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए वही सारी जानकारी है। चीता आंदोलन बेसिकली है क्या? यहाँ पर जो बांध बनाया जा रहा है बेसिकली मुख्य कारण है ढोंडन बांध। इसका जो निर्माण हो रहा है इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ के लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि इस बांध के बनने से उनकी भूमि जो है वो डूबी रहेगी, इससे उन्हें विस्थापन करना पड़ सकता है, जीवन यापन उनका एक प्रकार से दुभर हो जाएगा, मतलब वो एक प्रकार से मृत्यु के समान है। तो चिता सजाकर इन्होंने इसका विरोध किया है। नाम पड़ा है चिता आंदोलन। इतनी बातें ध्यान रखिए, कोई दिक्कत हो तो इसको पढ़ लीजिए। फिलहाल यहां चलते हैं अगले सवाल पर। फरवरी 2026 में, यानी कि बिहार के बाद निम्नलिखित में से, बिहार में तो फरवरी 2026 में, फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को 11 अप्रैल 2026 को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था? अंतिम जो माओवादी था सुरेश कोड़ा, इन्होंने मुंगेर में सरेंडर किया था। लेकिन फिलहाल यहां जो प्रश्न हो रही है अप्रैल 2026 में, अच्छा एक सेकंड, ये विकल्प में मिस टाइपिंग है। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि तेलंगाना, है ना। दोस्तों आज का ये सेशन यहां समाप्त होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये रहा आज के वीडियो क्लास का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और तमाम जो जानकारी है इससे संबंधित आप एकदम विस्तार पूर्वक लिखेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो जानकारी हमने तमाम कोर्स को लेकर दिया है, आप कोर्स को जाके लीजिए। हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सपोज अगर करंट अफेयर्स का जो तैयारी है वो आपका सर दर्द है, तो जाके आंख मूंद के इस कोर्स को ले लीजिए। महज 300 रुपये में हम आपको वो चीजें प्रोवाइड करेंगे जो हजारों रुपये में भी आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, हमारे कंटेंट की क्वालिटी बेहतर होती है, तैयारी आपकी बेहतर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।